गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जनवरी 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। सबसे पहले तो सॉरी फॉर द डिले। वैसे तो किस्मत आज खराब है, बर्थडे वाले दिन सुबह सुबह पूरा क्लास मैंने रिकॉर्ड कर लिया था 40-45 मिनट्स का, लेकिन फिर बाद में देखा कि जो रिकॉर्ड बटन है वो रिकॉर्ड बटन ही गलती से जो है प्रेस नहीं हो पाया, तो ये दोबारा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एनर्जी अभी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पहले थी, बट एनीवेज तो आज है 20th ऑफ जनवरी, करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। आर्टिकल थोड़े कम नजर आ रहे होंगे आपको, लेकिन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो जजेस की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके बारे में पहले हम लोग बात करेंगे। और दिल्ली हाई कोर्ट में एक्चुअली एक जज की अपॉइंटमेंट को लेकर इशू क्रिएट हो गया था। जो जज जो है वो गे हैं, ठीक है। तो क्या एक गे जज को अपॉइंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आर्टिकल है, तो हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। एक नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी जो हम लोगों ने नई क्रिएट करने वाले हैं एक्सपोर्ट पर्पस के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। वीमेन जो है अभी वो कमांड पोजीशन में आने वाली हैं भाई, मतलब आपको फ्यूचर में वीमेन कर्नल भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो उसके बारे में आर्टिकल है। परमानेंट कमीशन क्या होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है, महिलाओं को आर्मी में क्या पोजीशन मिलती है, कब से शुरुआत उसकी हुई है, तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। और पोक्सो एक्ट को क्योंकि 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो इसीलिए इसकी इवैल्यूएशन भी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है पोक्सो वाला एक्ट, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है अपने, ठीक है। अपने नोट्स वगैरह के अंदर भी ऐड कर सकते हो। चलिए जी, तो हम अपना फाउंडेशन कोर्स जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया तो भैया कर लो, हमारी वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है जी। 2023 में अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हो तो टेस्ट सीरीज अभी हम लोग 22 ऑफ जनवरी मतलब परसों से ही शुरू करने वाले हैं, तो अभी डिले मत करो। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज रहने वाली है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, लेकिन आपने क्या करना है, लाइक कमेंट वगैरह नीचे करते रहना है। जिस समय भी आप एनालिसिस देखते हो बता दिया करो, हमें पता चलता रहे कौन से स्टूडेंट हैं जो रेगुलर हैं, नहीं हैं, एंड ऑल दैट, ठीक है। चलिए, तो पहले आर्टिकल पे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम फर्म ऑन द अपॉइंटिंग गे लॉयर as High Court judge. Supreme Court backs right to free judge of the two lawyers up to जजशिप, ठीक है। मैं इसको चेंज कर लेता हूं कलर। एंड कोलेजियम सिस्टम विल कंटिन्यू सेज लॉ मिनिस्टर। ये 3 आर्टिकल हैं बेसिकली, मैंने तीनों को ही कंबाइन यहां पे कर दिया है, ठीक है। तो एक ही साथ साथ आपको सब चीजें बता देता हूं क्योंकि सब जुडिशरी से ही रिलेटेड है, जीएस पेपर 2 से। तो पहली बात तो भैया वो आती है मिस्टर कृपाल की, ठीक है। सौरभ कृपाल 2017 में उनके नाम को सबसे पहली बार प्रपोज किया गया था फॉर द जजशिप, ठीक है। जजशिप किसने किया था, वो किया था दिल्ली हाई कोर्ट के कोलेजियम ने। आपको पता है जज की प्रोसीजर क्या होता है। पहले हाई कोर्ट का कोलेजियम उस नाम को रिकमेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम को, फिर वो मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम इस नाम को क्लियर कर देता है, उसके बाद वो नाम जाता है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं जैसे रॉ और एक हमारा आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये उन जज साहब के पूरा जो चिट्ठा होता है उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। क्या उन्होंने कभी कोई करप्शन किया है, किस तरह की उनकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, ऑल दैट, वो सब कुछ चेक किया जाता है। यूजली रॉ इंक्लूड नहीं होती है बहुत ज्यादा, लेकिन कभी कभी किसी किसी केस में हो सकती है जब इंटरनेशनल कोई मामला बनता है। इस केस में रॉ भी इंक्लूड थी, क्योंकि मिस्टर कृपाल जी के जो पार्टनर हैं वो भैया स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने स्विट्जरलैंड लॉ के अकॉर्डिंग उनके साथ शादी वादी भी कर रखी है, तो ये मामला पूरा बनता है। तो रॉ ने और आईबी ने गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट सबमिट करी उसके बारे में उन्होंने कुछ लिखा उसके बारे में कि यार इनका जो पार्टनर है वो ना विदेशी है, ऑल दैट। ये भी लिखा गया उस रिपोर्ट में जो सरकार की तरफ से आई कि इंडिया में क्योंकि सेम सेक्स मैरिज रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, हालांकि होमोसेक्सुअलिटी इंडिया में डीक्रिमिनलाइज्ड है, लेकिन सेम सेक्स मैरिज तो रिकॉग्नाइज नहीं है ना, तो इसी वजह से जो है इनके नाम को हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे। तो सरकार ने जब ये कहा तो कोलेजियम के पास वो फिर से रिपोर्ट गई। कोलेजियम ने कहा कि कोलेजियम ने कहा कि भैया हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गे हैं, लेस्बियन हैं, क्या हैं, ठीक है। ये कॉम्पिटेंट हैं, मेरिट है इनके पास और इंटेग्रिटी है, यही मैटर करता है और यही मैटर करना चाहिए। इवन अगर मिस्टर कृपाल अगर वो जुडिशरी का हिस्सा बनते हैं, हायर जुडिशरी में अगर वो जज बनते हैं, तो ये एक्चुअली वैल्यू ऐड करेगा, ये प्लस पॉइंट है। क्योंकि कृपाल साहब कॉम्पिटेंट भी हैं, इंटीग्रिटी भी उनकी पूरी इंटैक्ट है और इंटेलेक्ट भी है, समझदारी भी उनके पास है।
कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसको अभी उनके नाम को बेसिकली क्लियर कर दिया है। तो ये मामला कई साल से फंसा हुआ है बेसिकली, मतलब ना 2017 से मामला बना हुआ है और 2000 अभी 23 हो गया, तो 6 साल से उनके नाम के ऊपर डिस्कशन हो रहा है भाई, काफी समय पहले से ही हो गया है। तो पहली बात तो बनती है ये। दूसरा आर्टिकल कह रहा है देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, तो ये मामला भी एक्चुअली हाई कोर्ट से आता है, ठीक है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में जो है और केरला हाई कोर्ट में बेसिकली 2 जजेस का मामला है ये। एक्चुअली लॉयर हैं दोनों, और इनको अभी प्रमोट किया जाना था एज अ जज, ठीक है, कॉलेजियम के द्वारा। तो इनकी रिपोर्ट भी गवर्नमेंट के पास गई। देखो गवर्नमेंट के पास तो सबकी रिपोर्ट जाती है, और ये दोनों जजेस जो हैं वो काफी एंटी गवर्नमेंट हैं, ठीक है। और इन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे, फेसबुक वगैरह पे मोदी सरकार के खिलाफ काफी कुछ लिखा हुआ है। तो जब आईबी ने रिपोर्ट दिया तो उस रिपोर्ट में लिखा गया कि भाई ये तो बायस्ड हैं, है ना, ये तो पॉलिटिकली बायस्ड हैं। कल को मान लो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई केस इनकी बेंच के पास आ गया, इनके कोर्ट में आ गया, तो ये तो सीधा सीधा डिसीजन जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लेने वाले हैं, ऐसा गवर्नमेंट की रिपोर्ट ने कॉलेजियम को कहा। अब कॉलेजियम ने क्या कहा? कॉलेजियम ने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका फंडामेंटल राइट है। तो एज अ लॉयर आप कुछ भी बोल सकते हो, और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना कोई कोई क्राइम थोड़ी ना है भाई, है ना। आप देश को क्रिटिसाइज थोड़ी कर रहे हो, गवर्नमेंट तो टेम्परेरी होती है, आप उसको करिए, क्या प्रॉब्लम है ना। ये तो आपका फंडामेंटल राइट है। इवन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया भी जाना चाहिए ताकि गवर्नमेंट जो है वो आर्बिट्रेरी ना हो सके। तो ये तो उनका फंडामेंटल राइट है। तो कोर्ट ने ये कहा है कोई फर्क नहीं पड़ता आप, हाँ मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिशियल मेंबर थोड़ी ना है, मेंबरशिप थोड़ी ना ले रखी है, सोशल मीडिया पोस्ट ही तो डाला, क्या दिक्कत है। तो इनके नाम को भी कंटिन्यू कर दिया गया। उसके अलावा हमारे जो लॉ मिनिस्टर है मिस्टर रिजू जी, आपको पता ही है कि सुबह शाम ये कॉलेज सिस्टम को गरियाते रहते हैं, बहुत बार मीडिया में स्टेटमेंट देते हैं, ऑल दैट। लेकिन इन्होंने कहा है कि भैया कॉलेजियम सिस्टम कंटिन्यू रहेगा, कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने का सरकार का कोई मूड नहीं है, कोई नया कानून सरकार नहीं लेके आएगी पार्लियामेंट के अंदर। तो जब इनसे पूछा गया भाई साहब अगर नहीं लेके आ रहे हो आप तो दिन रात काहे आप कॉलेजियम सिस्टम को जो है भला बुरा बोल रहे हो। तो इन्होंने कहा देखो भाई क्रिटिसाइज करना बुरी बात थोड़ी ना है। अगर किसी सिस्टम के अंदर कमियां हैं तो कमियां निकालिए, क्या दिक्कत है। अगर कॉलेजियम सिस्टम कंटिन्यू कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इसकी कमियों को हम लोग नहीं बता सकते। अगर कोई सिस्टम कंटिन्यू कर रहा है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो परफेक्ट है। हर सिस्टम को इंप्रूव करने की इंपॉर्टेंस है, और इंप्रूव वो सिस्टम तभी होगा जब आप उसको क्रिटिकल पॉइंट करोगे, है ना, जब उसकी कमियां निकालोगे, ड्रॉबैक्स को फाइंड आउट करोगे। तो इसीलिए हम तो ये कर रहे थे ताकि कॉलेजियम सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट हो। आपको पता है कि कॉलेजियम सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट होता नहीं है। जो भी कॉलेजियम सिस्टम की मीटिंग होती है बंद कमरे में होती हैं, उनका कोई वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता है। तो इट शुड बी मोर ट्रांसपेरेंट एज पर मिस्टर रिजू जी। एंड क्रिटिसाइजिंग द पॉलिसी ऑफ इधर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट इज नॉट अ क्राइम, है ना। चलिए ये मेरे ख्याल से जनवरी 13 का एमसीक्यूज हैं जो आपको मैंने दिए थे। तब मैंने इसका आंसर आपको नहीं बताया था बिकॉज मेरा लैपटॉप वो वाला खराब हो गया था और नए वाला मैंने रिपेयर करवाया था। तो ये पुराने वाला लैपटॉप मैं कल ठीक करवा के लेके आया, तो मुझे ये मिला। तो तीनों का आंसर मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। इकोनॉमी वाले सेक्शन से क्वेश्चन थे ये। तो इसका ए और बी ये 3 आंसर हो जाते हैं। आप अपने नोट्स के अंदर इसको अपडेट कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए, नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू ट्रेड नैनो फर्टिलाइजर डेयरी प्रोडक्ट्स इन 3 मंथ्स, ठीक है। क्या है पूरा मामला थोड़ा आपको बताता हूं मैं। ये वाला क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बन सकता है अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर अभी सरकार ने अमेंडमेंट भी किया है जिसमें उनके इलेक्शंस को लेके और बोर्ड ऑफ मेंबर की सिलेक्शन को लेके, इलेक्शंस को लेके, फंडिंग वगैरह को लेके कई सारी बातें हुई थी, जो टॉपिक हम लोगों ने बहुत डिटेल में किया था। तो ये उसके बारे में नहीं है, अमेंडमेंट के बारे में नहीं है। बात यह है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंडर में हम लोग 3 नई सोसाइटी रजिस्टर करवाने वाले हैं, जिसमें से होने वाली है नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी, ठीक है। इसमें जो है फोकस एक्सपोर्ट के ऊपर किया जाएगा। ज्यादा फोकस किसके ऊपर होने वाला है? सीड्स, मिल्क, ठीक है, या फर्टिलाइजर्स, इसको एक्सपोर्ट करना है। लेकिन भाई वो एक्सपोर्ट आप तभी करोगे जब आपकी डोमेस्टिक डिमांड कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि भैया डोमेस्टिकली लोग भूखे मर रहे हैं और आप जो है वो मिल्क बाहर भेज रहे हो, ऐसा नहीं होगा। बट 5 प्रमोटर होने वाले हैं इसके,
पहला प्रमोटर कौन होगा? गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, GCMMF, जिसको हम लोग अमूल बोलते हैं। थोड़ा डिटेल आपको इस पूरी पॉलिसी के बारे में जो है इस लिंक के ऊपर क्लिक करने से मिल जाएगा, जो ब्लू कलर का दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो नेफेड है, NCDC है, क्रिबको है और इफको है, ये 5 इसके प्रमोटर होने वाले हैं, ठीक है। वैसे ऑलरेडी जो अमूल है और इफको है वो ब्राजील, केनिया, फिलीपींस वगैरह में और कनाडा में अपने प्रोडक्ट को भेजते हैं, पैसा कमाते हैं। देखिए भाई, सरकार को डॉलर चाहिए, किसानों को भी डॉलर चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा इंक्रीज होता है। जब आप एक्सपोर्ट करते हो किसी चीज को, आपको डॉलर में पेमेंट, हाँ मतलब ये नहीं है किसान के जेब में डॉलर आएगा, वो जो डॉलर बाहर से आएगा उसको रुपये में कन्वर्ट करके किसान को दे दिया जाएगा, लेकिन सरकार के पास तो डॉलर आएगा ना। तो इसीलिए जो है हम लोग इन सारी चीजों को कर रहे हैं। जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको बहुत बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है, जो हमारे आर्टिसंस होने वाले हैं। देखे ना, यहाँ पे सारा खेल यार मार्केटिंग का है ना, मार्केटिंग का सारा खेल है। किसान तो सिर्फ प्रमोट पैदा कर सकता है, उसको तो वही आता है, किसान को मार्केटिंग थोड़ी ना आती है। मार्केटिंग कौन करेंगे? ये वाले लोग करेंगे। उसको सोशल मीडिया पे करिए, एडवर्टीजमेंट चलाइए, जो मर्जी करिए, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े, ठीक है। उसकी पैकेजिंग कैसे करनी है वो सब ये लोग करेंगे, उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है वो लोग, ये सब सोसाइटी वाले एक्सपर्ट लोग करेंगे, किसान नहीं करेगा उस चीज को, ठीक है। फॉरेन बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवाया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, फॉरेन कंसल्टेंट्स को भी हायर किया जाएगा, है ना। उनकी मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट बिकते हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, पैकेजिंग कैसी है, वो सारी चीजें, लोगों का टेस्ट कैसा है, वो सब डिसाइड किया जाएगा। और इन सोसाइटीज के द्वारा जब इन प्रोडक्ट को बेचा जाएगा, बेचते ही वो जो प्रॉफिट होने वाला है वो तुरंत के तुरंत इंस्टेंटली हमारे जो किसान हैं जो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इसमें भाई कोई भी ब्रोकरेज फीस नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये बनता है पूरे का पूरा थोड़ा सा मामला। बहुत ज्यादा आई वुड नॉट से कि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट यस प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। मेंस में एग्जांपल वगैरह देने के काम आ सकता है। चलिए, वीमेन ऑफिसर्स इन कमांड सुन, तो बहुत जल्दी आपको वीमेन ऑफिसर्स एज अ कमांडो आर्मी में देखने को मिलेंगी। मतलब कमांडो नहीं, सॉरी कर्नल, ठीक है, कमांड पोजीशन में कर्नल जो है वो देखने को मिलेंगी। ये कमांड पोजीशन क्या होता है? आपने कई बार देखा होगा इस वर्ड को। या कॉम्बैट पोजीशन क्या होती है? ठीक है, कॉम्बैट पोजीशन और कमांड पोजीशन दोनों क्या होते हैं आपको बताता हूं। देखिए, कॉम्बैट का तो सीधा रोल मतलब होता है भाई लड़ाई करना। जब दुश्मन देश के साथ युद्ध होता है, ठीक है, तो जो बॉर्डर के ऊपर लड़ाई होती है, या फिर आप फाइटर जेट वगैरह लेके जो है फॉरेन दुश्मन के जेट के साथ भिड़ जाते हो, लड़ाई करते हो, तो उसे जो है इट्स अ डायरेक्ट एंगेजमेंट, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, विद योर एनिमी, उसे हम लोग कम्बाट रोल बोलते हैं। कमांडो रोल क्या होता है? कमांड रोल क्या होता है? देखिए, कमांड रोल का मतलब होता है कि ऐसा ऑफिसर जो एक बटालियन को हेड करता है, और वो बटालियन जो है इंडिपेंडेंट काम करती है, ठीक है, और वो होती है कर्नल से उसकी शुरुआत होती है। तो आर्मी में जो कर्नल होता है ना, बेसिकली वो कमांडिंग पोजीशन में होता है, जिसके अंदर पूरी बटालियन काम करती है। अभी तक यहाँ पे वीमेन को नहीं इंक्लूड किया गया था, लेकिन अब वीमेन भी कर्नल बन सकती हैं, ठीक है। वैसे तो वीमेन का जो पार्टिसिपेशन है डिफेंस फोर्सेस में वो वर्ल्ड वॉर 1 में शुरू हो चुका था, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट वाज डिसकंटिन्यूड अनफॉर्चुनेटली। लेकिन 1992 में दोबारा से वीमेन ऑफिसर्स की शुरुआत की गई आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी वगैरह में। लेकिन ये जो 1992 में शुरुआत हुई दोस्तों, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में शुरुआत हुई, परमानेंट कमीशन में शुरुआत नहीं हुई। अब आप सोच रहे होंगे सर परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन ये क्या होता है? हालांकि इसके बारे में पहले हम लोग बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब आप एंट्री करते हो डिफेंस फोर्सेस में एग्जाम वगैरह क्लियर करके, तो आपको जो है नौकरी 10 साल के लिए मिलती है, ठीक है। 10 साल के बाद आपकी जॉब को 4 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप फिट एंड फाइन हो, और अगर वहां पे वैकेंसी है तो। ये होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन का मतलब ये होता है, परमानेंट कमीशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो नौकरी है वो शुरुआत में 10 साल के लिए होती है। 10 साल के बाद उसको जो है और 10 साल के लिए या उससे ज्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे आपको 20 साल तक नौकरी करने का या उससे ज्यादा समय तक नौकरी करने का ऑप्शन होता है, बट यहां पे सिर्फ 14 इयर्स का ऑप्शन होता है। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वीमेन जो है वो यहां पे नहीं जा सकती परमानेंट कमीशन में, वीमेन सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन में ही जा सकती हैं, मतलब 14 साल की नौकरी।
बट इसमें नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि जब आप 14 ईयर्स की नौकरी करके रिटायर हो जाते हो, पहली बात तो सारी महिलाएं 14 ईयर्स नहीं कर सकती, है ना, जो एलिजिबल होंगी उनको मिलेगा वैकेंसी अगर होगी तो। लेकिन अगर आप 14 ईयर की जॉब करके रिटायर हो जाते हो तो आपको पेंशन नहीं मिलती है भाई, आपको कैंटीन वगैरह का बेनिफिट भी नहीं मिलता है। लेकिन जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, जो 20 ईयर्स इससे ज्यादा की नौकरी कर लेते हैं, उनको पेंशन भी मिलती है और उनको कैंटीन का बेनिफिट भी मिलता है। तो ये तो था अभी तक डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, महिलाओं को और पुरुषों को अलग अलग से ट्रीट किया जाता था। अब इसके खिलाफ जो है महिलाएं पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो है काफी साल ये मामला चला, 10 साल के लगभग। 10 साल में जाने के बाद 2019 में ये डिसीजन आया कोर्ट का, जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि भाई पहले तो महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया जाए, ठीक है, हालांकि ये 2000 हाँ, परमानेंट कमीशन दिया जाए, और दूसरी बात महिलाओं को जो है वो कमांडिंग पोजीशन में भी डाला जाए, ठीक है। ये था डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का। उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के लिए अभी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जल्दी ही कमांडिंग पोस्टिंग्स जो है वो महिलाओं की जाएंगी। 108 वैकेंसीज हैं, उनके लिए 244 वीमेन ऑफिसर्स का नाम जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनकी ट्रेनिंग वगैरह होगी एंड ऑल दैट। उसके बाद जो है 108 वीमेन को सिलेक्ट किया जाएगा और इनको अलग अलग स्ट्रीम्स में डाला जाएगा, इंजीनियरिंग, सिग्नल, आर्मी, एयर डिफेंस, इंटेलिजेंस, ऑल दैट। और ये सारी सारी कमांडिंग पोजीशन होने वाली हैं। और महिलाओं को जो है परमानेंट कमीशन तो अभी दिया ही जाने वाला है एट पार, मतलब इक्वालिटी विद देयर मेल काउंटर पार्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये बनता है भाई पूरे का पूरा मामला यहाँ पे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में आपको बता देता हूँ। शुरुआत में जब महिलाएं होती थी, आती थी मिलिट्री वगैरह के अंदर, वो मेडिकल वगैरह स्ट्रीम में, मतलब नर्स बनना, डॉक्टर बनना, लॉ, एजुकेशन वगैरह वहां पे आया करती थी। अब नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री तीनों का अलग अलग होता है सिस्टम यहाँ पे, पता है। जो हमारा इंडियन एयर फोर्स है वहां पे 2015 में महिलाओं को कॉम्बैट ऑपरेशन में डाल दिया गया था, एयर फोर्सेज में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेवी में भी महिलाएं कॉम्बैट ऑपरेशन में हैं, ठीक है, जिसमें महिलाएं जो है ऑन बोर्ड ऑब्जर्वर भी हैं, पायलट भी हैं। बट इन्फेंट्री में महिलाएं कॉम्बैट ऑपरेशन में नहीं हैं, ठीक है। इन्फेंट्री में प्रॉब्लम है, मतलब फ्रंट लाइन कॉम्बैट में महिलाएं आज भी नहीं जा सकती हैं, ठीक है। बट अभी कर्नल वाली पोजीशन पे तो जा ही सकती हैं, ठीक है। तो ये बनता है पूरे के पूरे, मतलब आर्मी, नेवी में और एयर फोर्स में महिलाएं कॉम्बैट ऑपरेशन में पहले से ही थी, ठीक है। उसको अभी एक्सटेंड कर दिया गया है और मिलिट्री के अंदर भी कभी कर्नल वाली पोजीशन में जा सकती हैं और उनको परमानेंट कमीशन भी मिल जाएगा। तो ये है पूरी की पूरा मामला। हालांकि ये परमानेंट कमीशन वाला जो टॉपिक हम लोग पहले अच्छे से कर चुके हैं, बट फिर भी मैंने आपके लिए कंटेंट डाल दिया है, थोड़ा सा आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए जी, ठीक है। चलो, ये तो छोटे छोटे से आर्टिकल हैं जो आज आए थे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स गूगल्स प्ली अगेंस्ट द एनक्लैट ऑर्डर इन एंड्रॉइड केस। तो ये मामला गूगल के अगेंस्ट में काफी समय से चल रहा था और गूगल के ऊपर जो है वो 1337 करोड़ रुपए का फाइन भी लगाया गया था, बिकॉज ऑफ द मोनोपोली, बिकॉज ऑफ द इलीगल अनएथिकल प्रैक्टिस ऑफ द एंड्रॉइड एंड गूगल। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे आप कोई मोबाइल फोन लेते हो, तो उस मोबाइल फोन जब आप लेते हो एंड्रॉइड वाला मोबाइल फोन, तो उसके अंदर पहले से ही गूगल क्रोम, गूगल पे, है ना, ये सब कुछ, गूगल प्ले स्टोर वगैरह सब इंस्टॉल होता है। अरे भाई, जो यूजर है ना, कस्टमर है, उसको डिसाइड करने दो, आप उसको काहे पहले से इंस्टॉल करके दे रहे हो। तो ये जो है मिसयूज होता है पावर का। तो उस एनक्लैट के डिसीजन के अगेंस्ट में गूगल सुप्रीम कोर्ट में गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं बेटा, गलती करी है तो फाइन तो देना पड़ेगा। तो ये जो 1337 करोड़ रुपए का फाइन है अभी देना पड़ेगा गूगल को। तो जो है वो सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। पीएम जसिंदा आर्डन टू क्विट, सेज नोट एनफ इन द टैंक। तो ये बनता है पूरा मामला। कल से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे व्हाट्सएप स्टेटस जो है इनके बारे में आ रहे हैं, ऑल दैट, बट आर्टिकल क्या कहता है और बहुत सारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं। जो आर्डरन जी है भाई, कोविड-19 में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट, ठीक है। और ये काफी फेमस भी हैं, नो डाउट, इंटरनेशनली काफी फेमस हैं। टाइम मैगजीन, वोग मैगजीन एंड ऑल दैट, उनके फ्रंट पेज भी आई हैं ये। बट डोमेस्टिकली ये उतनी पॉपुलर नहीं है जितनी इंटरनेशनली हैं। डोमेस्टिकली काफ़ी प्रॉब्लम है न्यूजीलैंड में, मतलब वहाँ पे इन्फ्लेशन वगैरह इस समय काफ़ी ज़्यादा है, लो एंड ऑर्डर वाली समस्याएं भी चल रही हैं। डोमेस्टिकली आई हैव ऑल्सो फ्यू फ्रेंड्स जो न्यूजीलैंड में, उनका कहना है कि भैया बहुत फेमस नहीं है। और अभी इलेक्शन होने वाले हैं जल्दी ही न्यूजीलैंड में। मोस्टली सर्वे ये कहते हैं कि भैया नई इलेक्शन में जो आर्डन जी हैं वो काफ़ी पीछे चल रही हैं और इनकी पार्टी का हारना लगभग 100% तय है।
तो हो सकता है उसकी वजह से इन्होंने रिजाइन दिया हो, ठीक है, हारना तो है ही, या फिर कोई और पर्सनल रीजन हो सकता है, ठीक है, वो बाकी इनकी मर्जी है, हमारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं इंडियन पॉलिटिशियन ऐसा क्यों नहीं करते, इतनी यंग हैं, अभी तो बहुत साल तक पॉलिटिशियन रह सकती थी, हमारे वाले तो 80-80 साल 90-90 साल के हो जाते हैं, फिर भी वो कुर्सी से चिपके रहते हैं, है ना, छोड़ते नहीं हैं। तो उसके दोनों के अपने अपने आर्गुमेंट हैं, ठीक है। इंडिया में यूजुअली क्या रहता है, पॉलिटिशियंस एक्चुअली ज्यादा एज में ही बनते हैं वो, आप, है ना, यंग एज में आप पॉलिटिशियन, और अभी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन आप तभी बन सकते हो जब आपके मम्मी या पापा, दादाजी, है ना, चाचा जी, अगर वो पॉलिटिक्स में हैं, तब तो आप आ सकते हो। अदरवाइज इंडिया में अगर आप ग्रास रूट से आ रहे हो, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो बहुत ही समय लग जाता है भैया इंडिया की पॉलिटिक्स में आने में। और हमारे यहाँ पे तो माना ही जाता है कि जितना बुजुर्ग होते हो उतना ही आप मैच्योर होते हो, उतना ही सयाने होते हो, समाज की समझ आपको होती है ना। और पॉलिटिशियन कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं, पूरी सोसाइटी को देखना रहता है, तो आपको मैच्योर होना पड़ता है, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है, कुछ पॉलिटिशियन हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जो 50-60 साल के हो गए हैं, बट अभी भी बहुत बच्चों जैसी बातें करते हैं, वो एक अलग बात है। बट एनीवेज, चलिए जी, जजिंग अ डेकेड ऑफ द पोक्सो एक्ट। तो ये पहली बात तो न्यूज़ में क्यों है, कोई भी आर्टिकल या कोई भी एडिटोरियल ऐसे ही फालतू नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं न्यूज़ में होता है। पोक्सो एक्ट न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि भाई इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। 2012 के अंदर हम लोगों ने पोक्सो एक्ट को पास किया था। क्यों किया था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1992 के हम लोगों ने सिग्नेचर किया था, सिग्नेटरी हैं, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए उसके 10 साल के बाद हम लोगों ने पोक्सो एक्ट को पास किया। पोक्सो एक्ट का पर्पस क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पहले से पता है, जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनको सेक्सुअल अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है, ठीक है। हालांकि समाज में ऐसी बातें हो रही हैं कि जो 18 साल की एज है उसको 16 साल कर दिया जाए, क्योंकि आजकल 18 साल के बच्चे बहुत ही बड़े हो जाते हैं भाई, समझ उनको बहुत समझ आ जाती है समाज में, तो उनको 16 साल कर दिया जाए। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, अगर आप 18 साल से कम हो आज भी हम आपको बच्चा ही कंसिडर करेंगे। तो ये बनता है पूरा मामला। तो इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है चीजों की, टाइम टू टाइम। अगर आप इवैल्यूएशन नहीं करोगे, उसकी कमी आपको नहीं पता चलेगा, तो आप इंप्रूव भी नहीं कर सकते हो। तो इवैल्यूएशन आज हम इसकी करने वाले हैं। तो पहले एक दो प्रोविजन देख लेते हैं क्या है। पहली बात तो यह है कि जो भैया पोक्सो एक्ट है वो जेंडर न्यूट्रल है, मतलब मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड में कोई यहाँ पे फर्क नहीं किया गया है। दूसरी बात, अगर किसी बच्चे का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और अगर आप उसको रिपोर्ट नहीं करते हो, तो वो भी अपने आप में एक ऑफेंस है। मतलब किसी पेरेंट्स को, आपके रिलेटिव्स को, फ्रेंड को अगर ये पता है कि इस बच्चे का सेक्सुअल अब्यूज हुआ, अगर रिपोर्ट नहीं करवाते हो तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। पोक्सो एक्ट के अंदर नया ऑफेंस जोड़ा गया है, अगर कोई आदमी जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मटेरियल को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, देखते हुए पाया जाता है आपके मोबाइल वगैरह में या फिर कहीं पे भी, तो उस आप ये भी एक ऑफेंस है, ठीक है। दूसरी बात, जब किसी बच्चे का सेक्सुअल अब्यूज होता है, रिपोर्ट सामने आती है, तो उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, बच्चे की स्टेटमेंट ली जाती है, और वो स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक वीमेन सब इंस्पेक्टर से, मतलब मिनिमम इतना रैंक होना चाहिए, और वो ऑफिसर हमेशा वीमेन होनी चाहिए, मेल नहीं होना चाहिए। दो टाइम पे बच्चे की स्टेटमेंट ली जाती है, पहली तो फीमेल ऑफिसर के सामने और दूसरी ली जाती है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है। जब ट्रायल में वो कोर्ट जाता है, ट्रायल जब होता है उसका, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सामने रखी जाती हैं। अब ऐसा हो सकता है कि कई बार बच्चा उस महिला को कुछ और बताता है, मैजिस्ट्रेट को कुछ और बताता है, वो एक अलग अलग मामला हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यूजली लोगों को लगता है कि जो मेल चाइल्ड हैं उनका सेक्सुअल अब्यूज नहीं होता, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। मेल चिल्ड्रन का भी काफी सेक्सुअल अब्यूज होता है। आमिर खान का एक सत्यमेव जयते करके एक शो आया करता था, ठीक है, उसमें भी उन्होंने इस बात को उठाया था कि मेल चाइल्ड जो है वो भी काफी ज्यादा सफर करते हैं बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। हाँ, एक बात तो हुई है आजकल पोक्सो एक्ट की वजह से, सोशल मीडिया में, न्यूज में, न्यूज़पेपर में काफी पोक्सो एक्ट की बात होती है, तो लोग काफी अवेयर हो गए हैं, तो रिपोर्टिंग केसेस बढ़े हैं, है ना, ये तो एक अच्छी बात है। इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है पोक्सो एक्ट के अंदर, ये थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी काफी कमियां हैं इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन आज भी जो है वो हमारा जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के द्वारा होती है, तो क्योंकि ये कोड ऑफ प्रोसीजर कोड हमारा बहुत पुराना है, तो इसलिए इन सारे केसेस में काफी टाइम भी लग जाता है। इन्वेस्टिगेशन के कुछ प्रोसीजर होता है। पहली बात तो बच्चे की रिकॉर्ड करो स्टेटमेंट को, ठीक है। उसके बाद बच्चे का मेडिकल टेस्ट किया जाता है, फिर जो है फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और बच्चे की जो एज होती है या अक्यूज्ड की जो एज होती है वो डिसाइड की जाती है
है ना। एज डिटर्मिनेशन हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीक भी एक बहुत बड़ी एडिटोरियल किया था कि किस कौन कौन से तरीके से एज डिटरमाइन की जाती है इन सारे केसेस में। ठीक है, तो ये सब होता है। पहले हम लोगों ने बात कर लिया है कि पोक्सो एक्ट के अंदर महिला ऑफिसर का होना चाहिए। आज भी हमारे देश में सिर्फ 10% ही महिलाएं जो है वो पुलिस फोर्स में हैं। कितने सारे पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पे विमेन ऑफिसर है ही नहीं। अरे भैया, जब है ही नहीं तो आप स्टेटमेंट कैसे लोगे, कार्रवाई कैसे करोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कई बार कहा है कि महिला डेस्क होना जरूरी है हर स्टेशन के अंदर, लेकिन पुलिस तो स्टेट का मामला है, सेंटर का तो है नहीं। सेंटर तो सिर्फ सजेस्ट कर सकता है। तो आज भी बहुत सारे पुलिस स्टेशन में डेस्क है ही नहीं, तो दिक्कत हो जाती है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी वीक है, तो जो ऑडियो वीडियो एविडेंस वगैरह कलेक्ट किए जाते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं होते हैं, तो बाद में इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत आ जाती है। दूसरी बात यह है कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं जिसके सामने बच्चे ने स्टेटमेंट दिया था, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कराया जाता ट्रायल कोर्ट के सामने। अनफॉर्चुनेटली आज भी बहुत सारे डॉक्टर हमारे देश में जो है वो 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है ये जानने के लिए कि बच्चे का एक्चुअली में रेप हुआ है या नहीं हुआ है। ये तो बड़ी दिक्कतें हैं भाई। ठीक है, और देखिए क्या दिक्कत है यहाँ पे। पोक्सो एक्ट ये कहता है कि 2 महीने के अंदर कार्रवाई पूरी होनी चाहिए, मतलब इन्वेस्टिगेशन पूरा होना चाहिए, और 3 महीने के अंदर अंदर जो है चार्जशीट फाइल होनी चाहिए ताकि ट्रायल चलाया जा सके। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर पड़ जाता है, क्योंकि आपने डेडलाइन दे दिया ना, और जिसकी वजह से कई बार क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि जल्दी जल्दी केस को रफा दफा करने के लिए या एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जल्दी करना पड़ता है आपको, है ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ पे एक और आप बड़ी खराब चीज जो मुझे लगी वो ये है कि अगर 60 दिन में चार्जशीट फाइल की जाती है तो जो अक्यूज होता है वो 60 दिन में के बाद वो बेल को ले सकता है, मतलब बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। और बाई चांस अगर 90 दिन में आपने चार्जशीट फाइल नहीं करी तो ऑटोमेटिकली अक्यूज्ड को बेल मिल जाती है। तो इसमें बेनिफिट किसको हुआ? बेनिफिट अक्यूज्ड को हुआ, विक्टिम को थोड़ी ना हुआ। विक्टिम तो बेचारा परेशान है, उसको तो अब्यूज हुआ है या जो भी है, उसको तो पहले ही वो साइकोलॉजिकल प्रेशर में है। अक्यूज जो है वो खुलेआम घूम रहा है। ये समस्या यहाँ पे है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी इवैल्यूएशन करना बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद 2-3 आर्टिकल छोटे छोटे और भी आप वो कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है आप एक क्वेश्चन भी डेफिनेटली बना सकते हो। क्वेश्चन आप जो है इस तरह से बना सकते हो दैट पोक्सो एक्ट हैज बीन लैंडमार्क एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। ठीक है, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस मतलब क्रिटिकली डिस्कस भी लिख सकते हो यार, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, डिस्कस और इवैल्यूएट द लूप होल्स और ड्रॉबैक्स of POCSO Act in order to make it more effective। ठीक है, तो 150 वर्ड्स 10 मार्क्स आप ये क्वेश्चन भी लिख सकते हो। मोस्टली कंटेंट आपको इस आर्टिकल से मिल जाएगा। उसके अलावा आपको पोस्ट एक्ट के बारे में थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। पहले आपको मैं इसके लिए अच्छा खासा कंटेंट दे चुका हूं, तो आप अपने नोट्स को भी देख सकते हो या गूगल वगैरह की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, कल मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।